हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज़ मयंक शुक्ला, मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मयंक विसिम क्लासेस। तो आज हम लेके आ गए क्लास 12th सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वांट हैव फैक्टर। तो एक नए जोश और उमंग के साथ हेडिंग लगा दो, वांट हैव फैक्टर। तो वांट हैव फैक्टर्स, सर ये क्या था बेटा। जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी थी, तो मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो डिपेंड कर रही थी किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स। वो बच्चा सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही थी। ऐसा कुछ हुआ कि जितनी प्रॉपर्टी थी सब गलत हो गई। अरे सर तो गलत क्यों पढ़ाया? बेटा गलत नहीं है, वो हम जो डाल रहे थे अभी तक, जो हम डिसोसिएट कर रहे थे, जो अभी हम मिक्स कर रहे थे सोल्यूट, वो क्या था? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा था, आयंस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा था। डिसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब बेटा कि डिसोसिएशन का मतलब टूटना अपने आयंस में, जैसे NaCl Na+Cl- में टूटता है। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहां पे बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों प्रोसेस नहीं होते, ना ही आयंस में डिसोसिएशन होता है और ना ही एसोसिएशन होता है बच्चों। तो यहां पे इसके एग्जांपल्स मैंने क्या लिए थे? एक यूरिया, ग्लूकोज, इसी में तो हम सिमट गए थे यार। जितने हम कहानी पढ़ रहे थे वो यही सब पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ? अरे सर अब क्या हुआ? अब कुछ ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने भाई एक कंटेनर लिया और उसमें बच्चों पहले मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज दैट यूरिया डाला। और यूरिया के कितने मोल डाले बेटा? 1 मोल। 1 मोल यूरिया को जब मैंने एक्वस वाटर में डाला, यानी एक्वस सोल्यूशन में, तो मैंने क्या देखा कि भाई 1 मोल यहां डाला तो 1 ही मोल यहां। तो जितना मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू उतनी ही ऑब्जर्व वैल्यू। भाई ऑब्जर्व इक्वल टू थ्योरेटिकल। आगे जब मैंने दूसरा कंटेनर लिया और उसमें बच्चों जैसे मैंने डिसॉल्व किया NaCl, KCl, H2SO4, तो बेटा यहां क्या हुआ? यहां बच्चों Na+, यहां 1 मोल, हम इन तीनों के 1-1 मोल लिए, बट अंदर जाके ये 2 मोल हो गए। ये सर क्या जादू हो गया? नहीं बेटा, जब हम NaCl को लेंगे तो उसका जब डिसोसिएशन होता है, मान लीजिए कि कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन, अभी आगे समझाएंगे, तो यहाँ पे बेटा Na+Cl- में टूटे। तो 1 मोल अगर तुम्हारा NaCl का था तो 1 मोल बच्चा Na+ का और 1 मोल Cl- का। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो थ्योरेटिकल थी, वो वैल्यू कितनी थी? 1 मोल। बट ऑब्जर्व कितनी कर रहे हैं? ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 मोल, जो कि डू नॉट इक्वल टू, यानी यहां पे ऑब्जर्व की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई किसकी? थ्योरेटिकल। समझ आ रहा है बच्चों? यानी एक NaCl, एक Na+ और एक Cl-, यानी 2 मोल्स में टूट गया। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने CH3COOH लिया और बच्चों इसके 2 मोल्स लिए मैंने, और यहाँ पे मैंने एसोसिएशन हो गया इसका, जैसे वाटर में डाला, यहाँ पे बन गया, बेंजीन में डाल दिया। ठीक है, बेंजीन में डाला तो डाइमर बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? डाइमर बना दिया। 2 यूनिट बन गए। अब 2 यूनिट बन गई। अब यहाँ देखो, यहाँ बेटा कितना था? यहाँ कितना था? यहाँ बच्चों 2 मोल। यहाँ कितना था? 2 मोल। और यहाँ कितना बन गया? 1 मोल। यानी यहां पे थ्योरेटिकल की वैल्यू ज्यादा थी और ऑब्जर्व की वैल्यू कम आई। वहां ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा, थ्योरेटिकल की वैल्यू कम। तो यहां पे भैया यहां तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुछ और,
यहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुछ और। बच्चा नंबर 1 आया, एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आई भाई 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm। और बट बच्चा बी ने जब किया एक्सपेरिमेंट तो उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 2 atm। बात यूपीएससी के पास पहुंची, उसने कहा भाई साहब बच्चा नंबर 2 इज राइट, बच्चा नंबर 1 इज रॉन्ग। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चा नंबर 2 इसलिए सही है क्योंकि वो एक्चुअली में डिसोसिएशन हो रहा पार्टिकल्स। तो अब मेरा फॉर्मूला आ गया, तो अब इसको रफ करते हैं बच्चों, रफ करते हैं। चलो ठीक है, तो यहां से सारी कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पे एक नया फैक्टर आ गया जिसको हम पढ़ेंगे वॉन टैप फैक्टर को। तो इसको छाप लो बच्चों, समझ आ गया? चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो आई क्या था? वॉन टैप फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, हुआ क्या, जैसे हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं, तो NaCl को डिसॉल्व करते हैं। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन के बाद पता चला, और लेट अस सपोज दैट कि 100% हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे बेटा Na प्लस और प्लस का Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 मोल ले रहे थे तो यहाँ पे 1 मोल Na प्लस बना और 1 मोल क्या बना? Cl माइनस बना। तो हम 1 मोल पहले थ्योरेटिकल कितनी वैल्यू ले रहे हैं? थ्योरेटिकल ले रहे हैं हम 1 मोल, और मिल कितना रहा? ऑब्जर्व कितना हो रहा? 2 मोल। यानी कहने का मतलब ये है कि बिफोर डिसोसिएशन कितना था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना? 2 मोल। और बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1 मोल। तो यहाँ पे आई की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो गई 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको डिसोसिएट किया, और डिसोसिएट के बाद क्या हुआ? डिसोसिएट होने के बाद 2Al ट्रिपल प्लस और प्लस का 3SO4 2 माइनस, यानी यहाँ पे 2 और 3 टोटल कितने मोल मिल रहे हैं? 5 मोल। कितने थे? 1 मोल। कितने का चेंज आया बच्चों? आफ्टर डिसोसिएशन 5, बिफोर डिसोसिएशन 1। तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा, H2SO4 बच्चों, मैंने इसको भी डिसोसिएट किया, तो ये क्या हुआ? 100% डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर बेटा क्या बना? 2H प्लस या H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा H प्लस और HSO4, H प्लस में 1 मोल, HSO4 माइनस में भी 1 मोल। तो इसका मतलब कितना हुआ? आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2/1 आफ्टर अपॉन बिफोर, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। अब देखो बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। भाई
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले कितने थे, डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व कितने, समझ में आ रहा है सबको? चलो इसको नोट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो I की वैल्यू चेंज होती गई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हटा दे चलो, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 एक मॉलिक्यूल की, बाद में 5 मॉलिक्यूल, 5 टाइम्स इंक्रीज कर गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों सेकंड, अगर हम इसी केस को एसोसिएशन से जोड़ें तो अभी तक जितनी मैंने वैल्यू पढ़ी थी, तो इन डिसोसिएशन में बच्चों क्या हो रहा था, जो I की वैल्यू आ रही थी वो ग्रेटर देन 1 आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो डिसोसिएशन के मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा थे, ये आफ्टर के ज्यादा थे, आफ्टर के ज्यादा बिफोर के कम। तो अगर किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी आएगी। तो डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही थी। तो अब देखते हैं एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन क्या है बेटा? हाँ, एसोसिएशन क्या है ये समझो। एसोसिएशन में क्या हुआ, जैसे मैंने 2 मोल, बड़ा फेमस एग्जांपल, CH3COOH के डाले और यहां पे मैंने ऊपर डाल दिया बेंजीन के सोल्यूशन में। तो अगर हम बेंजीन के सोल्यूशन में CH3COOH को डालते हैं तो वो डाइमर बन जाता है, यानी दोनों यूनिट जुड़ के एक यूनिट बन जाती हैं। कैसे बच्चों? यहां पे बन जाएगा CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी ये डाइमर बन गया। क्या बन गया बच्चों? डाइमर बन गया। अब देखो यहां पे कितने मोल हमने डाले थे, 2 मोल बिफोर। और एसोसिएशन यहां पे देखो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना, यानी एसोसिएट हो गए। देखो बेटा यहां पे ऐसे CH3COOH और यहां पे बेटा OCOH CH3। यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी में तो जिंदगी जा रही। हाँ बेटा, तो यहां पे देखो दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और अगर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यहां पे कितना मिल रहा, 1 मोल। पहले कितना था, 2, और आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया बच्चों, 1। तो यहां पे I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बाद कितने थे, 1 मोल, और पहले कितने थे, 2 मोल। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कॉलिगेटिव, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पहले आ रहा था 2, और एसोसिएशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी आने लगी, 1 atm, यानी वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ टाइम्स हो। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अगर हम कोई जरूरी तो नहीं डाइमर बनाए, ट्राइमर भी बना सकता है। तो CH3COOH या C6H5, ये भी एग्जाम्पल बहुत फेमस है, C6H5COOH, और इसकी मैंने 3 यूनिट डाली। और यहां पे बच्चों क्या हुआ, यहां पे आफ्टर एसोसिएशन के बाद यहां पे बेटा C6H5COOH का होल थ्राइस बन गया। अब ये तो ट्राइमर बन गया। क्या बच्चों बन गया, ट्राइमर बन गया। 3 यूनिट एक साथ जुड़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 3 यूनिट एक साथ जुड़ गई। तो यहां पे 3 यूनिट मैंने 3 मोल डाले थे थ्योरेटिकल नाप के, और यहां पे बेटा 1 मॉलिक्यूल हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1 मोल। तो यहां पे I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आफ्टर 1 बिफोर 3, I की वैल्यू 1/3, यानी वही ऑस्मोटिक प्रेशर जो पहले 3 हुआ करता था, वो बच्चे के एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू कितनी आई,
1 आ गई, यानी वो 3 से कितना हो गया, 3 का 1/3 हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब देखो इसमें, इस केस में आई की वैल्यू बच्चों क्या है, लेस देन 1। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 और यहां पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है। तो यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं, इसको हटा दें, इसको हटाते हैं और यहां पे एक चीज और समझते हैं खूबसूरत सी। देखो बच्चों, यहां पे ये चीज याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिसोसिएशन और यहां पे बच्चों एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में फर्क क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यहां पे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहां पे बेटा मोलर मास, मोलर मास। अब देखो बेटा, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या करेगी बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी भाई। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या करती है बच्चों, इंक्रीज कर जाती है। तो यहां इंक्रीज करेगी बच्चों, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई आई की वैल्यू अगर 2 टाइम्स हो गई, अभी मैंने पढ़ा था कि 1 से 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक मैंने NaCl डाला, वहां पे 2, एक Na+ और 1 मोल Cl-। अब उसकी वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, इसकी मतलब नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके छोटे और बड़े पे। समझ में आ रहा बच्चों, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे कितने मतलब है, कितने मॉलिक्यूल्स थे। तो यहां पे बच्चों ध्यान दो। अच्छा अब ये बताओ, एक मॉलिक्यूल था H2SO4 का 1 मोल, H2SO4 के 1 मोल मैंने डाला तो अंदर जाके H+ बना और HSO4 बना, या फिर मैंने एक NaCl को 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया और एक Na+ बना और एक Cl- बना। तो वो दोनों के जो 2 मोल बने हैं उसमें दोनों का जो मोलर मास कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चों। यानी यहां पे मोलर मास क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और यहां पे एसोसिएशन के केस में बच्चों आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है और आई की वैल्यू लेस देन 1, तो बताओ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे बच्चों कितने थे, 3 मोल, यहां पे कितने मिल रहे, 1 मोल, यानी 1/3 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या की, डिक्रीज कर गई। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट यहां पे 1 मोल, यहां देखो मोलर मास कितना था, CH3COH 1 मोल्स का, और यहां पे वही हो गया बड़ा सा मॉलिक्यूल 2 जुड़ गया, यानी 2 टाइम्स मोलर मास। समझ में आ रहा है, यानी मोलर मास की वैल्यू बच्चों यहां क्या करती है, बढ़ जाती है। तो इस केस को समझ लो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चा देखो यहां पे, बच्चा लोगों, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल। ठीक है, बोलो भाई, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व की वो ज्यादा आई, यहां पे बच्चों आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है। तो बेटा यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या बनता था, यहां पे फॉर्मूला बनता था कि आई की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आई की वैल्यू थी बच्चों, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट अगर हम मोलर मास को देखते हैं तो आई की वैल्यू एक और टर्म में होगी बच्चों, इसको हटा दो पहले तब हम दिखाते हैं। इसको हटा दें, समझ में आया एसोसिएशन, बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी हम कैलकुलेशन भी सीखेंगे अल्फा का। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे, हाँ, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन
तो अभी डिसोसिएशन की एक और कंडीशन बची हुई है। यहाँ पे बेटा मास को देखते हैं, तो यहाँ पे मोलर मास को देखो तो I बराबर मोलर मास के टर्म में भी एक फॉर्मूला आएगा। देखो बेटा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही तो मोलर मास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। तो यहां I की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, I की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है बच्चों, किसके है, मोलर मास के। समझ आ रहा है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही तो मोलर मास घट रहा, जब मोलर मास बढ़ रहा तो ऑब्जेक्ट, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही। तो यहां पे बच्चों हम I की वैल्यू क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। और ये दोनों केस में सेम रहेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि बेटा अगर इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो फिर मोलर मास बढ़ेगा, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम एसोसिएशन के केस में ये बना दिया मैंने डिसोसिएशन, तो यहाँ पे एसोसिएशन के केस में बच्चों क्या होगा ये भी हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी लेस देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोलर मास क्या करता है, मोलर मास कौन सा ज़्यादा है, ऑब्जर्व मोलर मास ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मोलर मास। देखो बच्चों केस बिल्कुल उल्टा हो गया, केस बिल्कुल उल्टा हो गया, मोलर मास, ये बच्चों मोलर मास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे केस बहुत उल्टा हो गया, क्या हुआ, दोनों एक दूसरे, यहाँ पे ऑब्जर्व ज़्यादा थ्योरेटिकल, यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा ऑब्जर्व कम, बट मोलर मास ऑब्जर्व ज़्यादा थ्योरेटिकल कम। तो यहाँ पर भी बच्चों I की वैल्यू दूसरे टर्म में लिखना चाहते हैं तो थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, तब तक दिक्कत है जब तक हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। और यहाँ पे I की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आ जाएगी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है बच्चों, ये फॉर्मूला तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों फॉर्मूले दोनों के लिए कॉमन है, ये भी फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलो छाप लेते हैं इसे, और हम फिर चलते हैं अल्फा की तरफ, हटा दें। चलो अब देखो बहुत कायदे से क्लियर करो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, और कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन सा ग्रेटर देन कौन सा लेस देन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही, कैसे फर्क पड़ रहा। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों पहले हम जैसे NaCl की बात करते हैं, तो पहला हम डिसोसिएशन के केस की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन के केस की पहले हम बात कर रहे हैं NaCl की। तो NaCl का अभी मैंने केस पढ़ा था कि जब डिसोसिएशन होता है 100%, कितना होता था बच्चों, 100% डिसोसिएशन, तो वहाँ पे Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता था। यहाँ 1 मोल NaCl, यहाँ 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस, यही तो पढ़ा था अभी, बोलो बच्चों। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट देखा कि 100-112, यहाँ पे मैंने देखा 2 मोल आफ्टर डिसोसिएशन, 1 मोल बिफोर डिसोसिएशन, मैंने तुरंत I की वैल्यू लिख दी 2/1, ठीक है। बट कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 100% ही डिसोसिएशन हो, स्ट्रांग था तो 100% हुआ सर, ये तो ज़रूरी था। चलो हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कॉमन सा जो स्ट्रांग और वीक दोनों पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने NaCl को लिया और उसको डिसोसिएट किया Na प्लस और प्लस का Cl माइनस में। यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि मैंने 1 मोल लिया, कितना बच्चों, तो इनिशियली यहाँ पे इनिशियली बच्चों क्या होगा, इनिशियली यहाँ जब t इक्वल टू 0, भाई जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, मैंने जैसे NaCl को डाला, तो जैसे NaCl को डाला तुरंत तो बम तो है नहीं जो फट जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट यानी डिसोसिएशन भी क्या था,
0 था, t इक्वल टू 0 पे डिसोसिएशन भी 0 था। आगे इक्विलिब्रियम की स्टेट आई। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि Na+ और Cl- पूरा टूट गया, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। जितना इनको मरना था सब मर गए, ये अपने में मर गए, अपने में मर गया, अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों अलग हो गए, मैक्सिमम अलग हो गए, Na+ Cl- मैक्सिमम अलग, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वहाँ पे बेटा यहाँ पे 1 - अल्फा, लेट अस सपोज दैट कि अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है कि कितने मॉलिक्यूल्स, ये 1 में से कितने मॉलिक्यूल्स, यानी 1 में से कितना, या फिर हम लिख सकते हैं कि 100% से कितना, यानी 100% मेरे पास था पहले थ्योरेटिकल, 100% से कितना डिसोसिएशन हुआ, यानी 100 मोल था, 100 मोल से 50 मोल निकल गए। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल भी हमें भी दिखाते हैं, तब तक के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 - अल्फा, तो यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा, ऐसा क्यों है बच्चों समझो। जैसे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 मोल लिए थे, या 1 मोल लिया था, 100 मोल लिया था, तो 100 मोल लिए, 100 - 50, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी अभी मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना, 50। अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ देखो एक मोल से एक मोल बन रहा, 1 मोल NaCl से 1 मोल Na+ 1 मोल Cl-, तो अल्फा मोल अगर डिसोसिएट करेंगे तो अल्फा मोल Na+ अल्फा मोल Cl-, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 100 अगर ये 50 तो ये भी 50 और ये भी 50, तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू देखो जितना डिसोसिएट हुआ जितने में से, तो 100 में से कितना हुआ 50, यानी कितना आ गया बच्चों 1/2, यानी 50%, कितना हुआ बच्चों 50%, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.5। समझ में आ रहा है बच्चों। तो 1 से 0.5 या 100 से 50, बात तो एक ही है, 1 से 0.5 या फिर 100 से 50, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अल्फा कितना था बेटा, 1 में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, या फिर 100 में से कितना % डिसोसिएशन, वो अल्फा है। तो 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट, तो अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 बनता, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब जरा देखो हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, तो कैलकुलेशन पे बेटा हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। तो यहाँ पे ऑब्जर्व, ये देखो इस केस को देखो, पहले इस केस को देखो, वो तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया तुमको, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल समझाया, पहले इस चीज़ को देखो। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने थे, टोटल मॉलिक्यूल कितने थे ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व कितने थे, टोटल ऑब्जर्व मोल्स कितने थे बच्चों, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा मरा, तो यहाँ पे 1 + अल्फा, ये टोटल ऑब्जर्व मॉलिक्यूल्स मोल्स। और पहले कितना था बच्चों, पहले तो 1 मोल था इनिशियली कितना था 1 मोल, एक ही मोल तो मैंने डाला था। तो बेटा थ्योरेटिकल कितना था, थ्योरेटिकल मोल्स कितने थे बच्चों 1 मोल। तो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 + अल्फा, आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 + अल्फा। तो यहां पे देखो रख के देख लेते हैं बेटा, अगर अल्फा की वैल्यू देखो डिसोसिएशन कितना था 100%, लेट अस सपोज दैट, ये मैंने एग्जांपल लिखा था, यहां पे अगर 100% डिसोसिएशन होता तो 100 - 100 = 100 और 100, यही तो आता बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ से हो जाता ये 100 - 100, ये तो 0 हो गया, यहाँ पूरा डिसोसिएशन हो गया, 100 कितना आ गया 200, पहले कितना था 100, तो आंसर हमारा कितना आ जाता 2, ऐसे भी समझ सकते थे। बट यहाँ पे समझ लेंगे अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है, अल्फा की वैल्यू 100% के लिए 1 होती है, 100% के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, 1 का मतलब 100% यार। तो यहाँ पे 1 + 1, तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई,
आई की वैल्यू आ गई 2। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया ये? चलो हटा दे, हटा दे, चलो ठीक। हम एक कॉमन सी चीज़ सीखते हैं, कॉमन सी चीज़ सीखते हैं और फिर हम समझाते हैं। चलो सर समझाइए सर। हाँ, तो देखते हैं बेटा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल खूबसूरत सा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बच्चों, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन का तो बहुत बड़ी कहानी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों देखते हैं हम। एग्जाम्पल है CH3COOH, CH3COOH। बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे बेटा ये टूटेगा किसमें? CH3COO माइनस प्लस का H प्लस में। बोलो बच्चों, यहाँ इसका डिसोसिएशन हुआ और यहाँ पे बच्चों कितना आ गया? डिसोसिएशन हुआ। मान लीजिए कि 50% डिसोसिएशन हुआ, कितना भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होगा। तो 50% डिसोसिएशन, तो यहाँ पे बच्चों कितना हुआ? यहाँ पे पहले कितना था? 1 मोल इनिशियली, T इज इक्वल टू 0 पे। जब रिएक्शन मैंने तुरंत जैसे पानी में डाला CH3COH को, तुरंत की वैल्यू, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, डिसोसिएशन बिल्कुल नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा और यहाँ पर बच्चों अल्फा और अल्फा। जब 1 मोल से 1 और 1 मोल बन रहे थे, तो अल्फा मोल डिसोसिएशन से अल्फा और अल्फा मोल बनेंगे। सिंपल है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो बच्चों, अब टोटल मोल निकाल लो। तो ऑब्जर्व के कितने हैं बच्चों? ऑब्जर्व मोल्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो बच्चों कितना आ गया? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बच्चों, ये तो ऑब्जर्व आ गया। और जो थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल मोल्स बच्चों जितने मैंने डाले थे, वो तो 1 मोल डाला था ना, तो वो कितना था बच्चों? 1 मोल डाला था। तो यहाँ पे तुम्हारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ऑब्जर्व मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स, या फिर ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, या टोटल लिख दो, ठीक है। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो अब बच्चों यहां समझो, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? अच्छा सर, आ तो रहा थोड़ा बहुत। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये 2 अल्फा से अल्फा माइनस कर दिए सर, 1 प्लस अल्फा लिख दीजिए, दर्द हो रही है माए। तो बेटा वो होने दो बेटा, वो हमने इसलिए लिखा है ताकि मुझे एक नॉर्मल फॉर्मूला पता चल जाए। तो नॉर्मल फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते क्या, अब 50% डिसोसिएशन कितना है? डिसोसिएशन बच्चों कितना है? 50% है सर। 50% का मतलब कितना हुआ बच्चों? 50/100, 50/100 यानी 0.5, 1 में से 0.5 डिसोसिएशन, यहाँ पे वैल्यू रखो तो बच्चा कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा कितना है? 0.5 प्लस का 2 × 0.5 अपॉन 1। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, तो 2 माइनस 0.5, आंसर कितना आ गया बच्चों? 1.5। तो आई की वैल्यू कितनी है? 50% डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1.5 मोल। यानी 1 मोल से 2 मोल नहीं, 1 मोल से कितना चेंज हो रहा है? 1.5 मोल। समझ में आ रहा है? अगर डिसोसिएशन 50% होगा तो 1 मोल से 2 मोल नहीं, यहां दिख तो रहा है मुझे 2 मोल, बट ऐसा है नहीं। आई की वैल्यू कितनी आई? 1.5, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1.5 टाइम्स चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1.5 टाइम्स चेंज हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा होगा? ये हटा दें बच्चों, हटा दें इसको और समझते हैं थोड़ा। अब एक हम नॉर्मल फॉर्मूला निकाल देते हैं
और उसी से हम समझ जाएंगे बच्चों, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, सब कहानी चेंज होती जाएगी। तो मैंने एक रिएक्शन लिख ली कि एम ए को मैंने लिखा, अब ऐसे तो लिखेंगे हम, मान लिया कि कुछ लिखिया, एम ए को मैंने क्या किया, 2 मोल थे और यहाँ पे बना NX प्लस NY, ठीक है। जैसे CH3COH के 2 मोल लिए, 1 मोल लिया तो 1 मोल बन रहा है। अब हो सकता है 2 मोल बन रहे हों, तो ये तो पता नहीं हमें, तो ऐसे नहीं लिखते हम। हाँ, तो देखो बेटा, वीक ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था बच्चों CH3COOH का, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा था मैंने कि CH3COO माइनस प्लस का H प्लस। बोलो बच्चा, ये लिखा था, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर मैंने 1 मोल लिया तो यहाँ 1 और 1 मोल बन रहा था। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे N की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 2 थी। N की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2 थी। तो N की वैल्यू तो मुझे अपने आप से पता चल जाएगी बेटा, जैसे हमने Al2SO4 का होल थ्राइस लिया था, तो यहाँ पे बच्चों 2Al ट्रिपल प्लस का SO4 माइनस माइनस कितने थे बेटा, 3। तो यहाँ पे टोटल मोल कितने थे, 5 मोल। ये तो बच्चों पता चल जाएगा देख के हमको रिएक्शन को, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो N की वैल्यू मुझे पता हो सकती है सर, और कुछ जुगाड़ बताइए। तो बेटा मैंने अभी जब फॉर्मूला डेराइव किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा, कितना लिखा था, यहाँ पे लिखा मैंने 1 मोल इनिशियली, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, ये इनिशियली था। यहाँ बेटा जब मैंने लिखा कि 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे देखो 1 मोल से 2 मोल Al, 3 मोल, टोटल 5 मोल। तो अल्फ़ा से 5 अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 अल्फ़ा। कितने हो गए बच्चों, 5 अल्फ़ा। तो यहाँ पे बेटा टोटल मोल कितने हो गए, जरा देखो, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, ऑब्जर्व मोल्स, ऑब्जर्व का मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हो गए बच्चों, 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी तो है यार सोल्यूट ही, 1 माइनस अल्फ़ा ये भी तो सोल्यूट है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा, तो कितना आ गया बोलो बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू अगर इसके लिए 5 है तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अल्फ़ा क्या है, डिसोसिएशन, अगर 100% तो 1, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 50% तो 0.5। तो हम रख के वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया, मेन सा फॉर्मूला, जिसका नाम है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। तो यहाँ से बच्चों i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। i की वैल्यू बेटा 1 प्लस का, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो तो बचेगा n माइनस 1, अल्फ़ा कॉमन ले लो n माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, i माइनस 1 अपान n माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं। देखो रिएक्शन अगर पता तो n की वैल्यू पहले से पता है। बोलो है कि नहीं है भाई, a की वैल्यू तो n की वैल्यू तो पहले से पता हो जाएगी। i और अल्फ़ा की कंडीशन है, तो अगर अल्फ़ा कंप्लीटली डिसोसिएशन तो 100%, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू मुझे तुरंत मिल जाएगी। और अगर 50% डिसोसिएशन तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा 0.5। अगर 0.5 20% 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के रख के हम i की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। समझ में आ रहा है सबको, सबको आ रहा है बच्चों। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज़रूरत हमें लगेगी। तो हटा दे सबको, हटा दे बच्चों। चलो, अरे सर इतना बड़ा था ये सब, कहानी बहुत बड़ी थी। समझ में आ रहा है बच्चों। तो i की वैल्यू जितने टाइम्स बढ़ती है उतनी टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझो। ये भी अल्फा है और अल्फा का मतलब है कि 1 मोल से कितने मोल एसोसिएट हुए। ठीक है, तो देखो बच्चों एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल था बच्चों CH3COOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे बच्चों हम एसोसिएशन करते थे, बेंजीन डाला और बेंजीन के बाद यहाँ 2 मोल थे, और बच्चों यहाँ बना क्या, बना CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी डाइमर बन गया बच्चों। डाइमर का मतलब मर माने यूनिट, डाई का मतलब 2, 2 यूनिट आपस में कंबाइन हो गई। ट्राइमर भी बन सकता है, 3 डालते तो ट्राइमर, 4 डालते टेट्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे इनिशियली 1 मोल, अरे सर ये तो 2 मोल है, आप झूठ बोल रहे हैं, 1 मोल लिख रहे हैं बेटा। हमने लिख दिया है 1 मोल से कितने परसेंट, या 100 से कितना परसेंट, 100 से कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ, वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम 1 मोल से लेके चल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम यहाँ पे। तो यहाँ 0 मोल, यहाँ पे t = 0 पे, यानी इनिशियली। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आई कि भाई 2 से 1 बन गया, अब बस 1 बन गया फाइनली, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल से मान लीजिए कि अल्फा मोल निकले, तो जरा देखो यहाँ पे 2 मोल से 1 यूनिट बन रही, 2 मोल का एसोसिएशन 1 यूनिट में हो रहा। समझ आ रहा है? 2 का 1 में, तो 1 का किस में होगा, 1/2 में। तो अल्फा का एसोसिएशन किस में होगा बच्चों, α/2 में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ α/2, अगर यहाँ 3 होता तो α/3। समझ में आ रहा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2 माइनस अल्फा लिखिए, तो 2 माइनस अल्फा नहीं, 2 का मतलब हो गया 2 मोल, तो 2 मोल से 1 मोल से जब अल्फा डिसोसिएट हो रहा था, 1 मोल से अल्फा डिसोसिएशन, तो 2 मोल से कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों 2 माइनस 2 अल्फा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों सबको? चलो, तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं हम, तो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2। एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, और डिग्री ऑफ, और यहाँ से बच्चों बिफोर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल थे बच्चों, 1 मोल। तो फाइनली कितना आंसर आएगा मेरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। बोलो बच्चों, तो आफ्टर कितना था बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, और बिफोर कितना था, 1। तो कहानी कितनी आ गई बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2। अब जरा देखो बच्चों 100% रख के देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट अल्फा की वैल्यू 100%, यानी 1 से 1 मोल डिसोसिएट, तो यहाँ 1/2। 1 मोल था, 1 मोल से 1 मोल पूरा डिसोसिएट हो गया। 1 मोल था, 1 मोल से पूरा एसोसिएशन हो गया। 1 मोल का पूरा एसोसिएशन कितने में हुआ, 1/2 में बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, आई की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी, यहाँ पे आफ्टर, यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू रखो, तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना बेटा 1 प्लस 1/2 अपॉन 1। तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1/2, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। डाइमर में, ट्राइमर में 1/3 टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो, एनी प्रॉब्लम? अच्छा चलो ठीक है। तो ट्राइमर का एक केस और देख लेते हैं। हटा दें बच्चों, ये हटा दें। चलो अब देखो,
ट्राइमर का एक केस और देख लेते हैं और फिर हम समझते हैं अपनी कहानी पे और आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। और हम जिसके लिए कर रहे थे ये सब कहानी न्यूमेरिकल्स, तो देखो ट्राइमर का केस क्या होगा। अगर हम ट्राइमर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे CH3COOH का जो होल थ्राइस था, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गए CH3COOH के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 मोल इनिशियली यहाँ 1 मोल, तो यहाँ 0, भाई T इक्वल टू 0 पे तुरंत तो जुड़ नहीं गए होंगे मॉलिक्यूल, कुछ टाइम लगा होगा। T इक्वल टू T यानी इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ भैया, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा। अगर यहाँ अल्फ़ा मोल तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फ़ा/3। सर ये नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, जब 3 मोल को 3 मोल का एसोसिएशन 1 मोल में, 3 मोल का एसोसिएशन 1 मोल में, तो बेटा 1 मोल का एसोसिएशन 1/3 मोल में आ रहा है समझ में। तो बेटा अल्फ़ा मोल्स का अगर एसोसिएशन होगा तो अल्फ़ा/3 मोल में, तो अल्फ़ा का एसोसिएशन कितने में होगा, अल्फ़ा/3 मोल में। समझ में आ रहा है। तो टोटल बेटा कितना आ गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई टोटल, यानी आफ्टर, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/3 अपान बेटा 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/3। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 100% यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1/3। तो आंसर आई की वैल्यू कितना आ गया, 1/3। तो ट्राइमर्स में बच्चों 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। टेट्रामर में 1/4, यानी जितनी यूनिट कंबाइन हो रही उतनी टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही। वहां पे डिसोसिएशन में जितनी यूनिट टूट के जा रही, एक NaCl 2 यूनिट में टूट रहा, तो वहां पे 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही थी। समझ में आ रहा है, हटा दे बिगाड़े। चलो अब देखो बच्चा, बहुत आसान, और इस कॉन्सेप्ट को एक बार और हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट। अगर हम ए की n यूनिट ले रहे हैं, तो बेटा उनका एसोसिएशन हो रहा है, बच्चों किसमें, ए की होल n में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम अगर देखेंगे कि यहाँ 1 मोल, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 0, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T यानी इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम के केस में देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा/n, ठीक है, अल्फ़ा/n। अभी मैंने कई बार समझाया। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n इज इक्वल टू आई अपान 1। बच्चों यही तो आएगा फॉर्मूला तुम्हारा, समझ में आ रहा है। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n, तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n, ये आ रही है डिसोसिएशन के केस में। और एसोसिएशन के केस में बच्चों फार्मूला क्या आ रहा था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू n। तो एसोसिएशन में हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, और यहाँ पे n से क्या कराते हैं बच्चों, डिवाइड कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे n से डिवाइड कराएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो अब सबको समझ में आ गया होगा ये कहानी, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हटा दे बच्चों। चलो अब देखो बेटा, इसका रिजल्टेंट कहानी क्या हुई। रिजल्टेंट कहानी सर क्यों आई पढ़ा रहे थे, आई की वैल्यू कभी घट रही कभी बढ़ रही, जब बढ़ रही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही। तो बच्चों फिर से हम आते हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू Na अपान Na, यानी जीटा भी डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, जीटा है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इस केस में NaCl को डिसॉल्व करते, तो यहाँ पे I की वैल्यू मेरी 2 आ जाती, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन होता, और अगर I की वैल्यू 2 आती तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता। यानी जितनी फैक्टर्स
जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी सबको हम क्या करेंगे बच्चों, सबको हम मल्टीप्लाई करा देंगे KB इंटू M इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से बेटा थर्ड क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू आई। ठीक है, ऐसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, पाई इक्वल टू NRT MRT, तो यहाँ पर भी I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू आ जाएगा N/V RTI। समझ में आ रहा है बच्चों। तो I से हम मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बेटा I टाइम्स, यानी हमारी जो I की वैल्यू थी वो थी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। तो ऑब्जर्व अगर हमें 2 होगा, थ्योरेटिकल 1 होगा, तो I की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन होगी डिसोसिएशन के लिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुम्हारी ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी ग्रेटर देन हो जाएगी किसके, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। जितने टाइम I की वैल्यू ज़्यादा उतने टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे बेटा मोलर मास का भी रिलेशन देख लेते हैं। तो मोलर मास में क्या मैंने बताया था कि भाई I की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, वहाँ पे थ्योरेटिकल मोलर मास, मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, उल्टा सर। क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घटेगा और जब एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास। तो हम इसको बेटा नॉर्मल मोलर मास और अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो I की वैल्यू ये बेटा दोनों केस में सेम रहेगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है बेटा। तो अब देखो इसके बाद अगर हम इन केस ऑफ एसोसिएशन आते हैं, तो एसोसिएशन के केस में बच्चों क्या होगा, I की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। जब I की वैल्यू लेस देन 1 तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी थ्योरेटिकल की वैल्यू ऑब्जर्व से बड़ी होगी। तो बेटा फाइनली क्या होगा, फाइनली हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतने टाइम्स हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी जितनी हमारी I की वैल्यू आएगी। तो I की वैल्यू बेटा यही सेम केस में यही होगी। तो समझ में आ रहा होगा सबको आ रहा है। तो मैंने फाइनली I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा गलत कुछ नहीं था, सब सही था, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो छाप लो बच्चों, इसको हटा दे चलो। तो अब हम आते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स। तो इस एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाएंगे, और भी मुझे लेक्चर बनाने पड़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो कह रहा है अ सॉल्यूशन 0.1 m H2SO4। बेटा इसको कभी कभी 1/10 भी कह देता है, तो बात वही है। 0.1 m, चलो Na2SO4 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 is dissolved to extent of 95% in water. What would be its osmotic pressure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है जो सबको पता है, R की वैल्यू 0.082, ठीक है। यूनिट बच्चा सबको पता होगी, क्या होती थी, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है। तो बच्चों ये है
कहानी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0.1 m Na2SO4। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे सर, ये वॉन्ट हैव फैक्टर का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बेटा वॉन्ट हैव फैक्टर का क्वेश्चन अगर होगा तो यहाँ पे जो ये लिखा होगा ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, या स्ट्रांग होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ पे बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, तो ये बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4। तो Na2SO4, तो बेटा ये किस में टूटेगा, 2Na प्लस का SO4 माइनस माइनस, ठीक है। इज डिजॉल्व टू, तो 0.1 m, तो बेटा हमें दिया है सोल्यूट की क्वांटिटी यानी 0.1 m, ठीक है। क्वांटिटी कहाँ है, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है बच्चों, मोलैरिटी डायरेक्ट दे रखी है, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी दे रखी है सोल्यूट की, इस सॉल्यूशन की, इज डिजॉल्व टू एक्सटेंट ऑफ 95% इन वाटर। तो अगर परसेंट में होता था बच्चों, मैंने बताया था अल्फा, तो यहां अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चों, 95%। और मैंने बताया था कि 100 से 95, तो अगर परसेंट को चेंज करना होता था तो 95/100 करते थे। तो आंसर बेटा कितना आ गया, 0.95। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, अल्फा की। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। निकालना बच्चों क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आर की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.082। समझो बच्चों, यूनिट लिख लेना, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू आएगी तभी तो हम कहेंगे पाई इज इक्वल टू IMRT। समझ में आ रहा है भाई, एम तो पता है हमें, आर भी पता है और टी भी पता है, सब तो पता है हमें। तो फिर हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए ना। तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं। तो Na2SO4 गिव्स, किस में जा रहा है बच्चों, 2Na प्लस का SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पे टोटल मोल कितने थे बच्चों, वही हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे 0 0 t इज इक्वल टू 0 पे। तो इन इक्विलिब्रियम पे, अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखते थे तो यहाँ पे बेटा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ 2 अल्फा और अल्फा, ये 2 अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो यहाँ टोटल मोल कितने हो गए, आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपान बेटा 1। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ देखो अल्फा से अल्फा मरा तो 1 + 2 अल्फा अपान 1। तो आई की वैल्यू 1 + 2, अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.95। तो मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 2 5 = 10, 0 1 2 9 = 18 और 1 19, ठीक है। और प्लस का 1, तो कितना आ गया 1.90। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2.90, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2.90। अब देखो मैं एक चीज और समझाता हूं, अगर ये एक्सटेंड करता 100% तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी आती, 2 और 1 3 आती। ये 95% कर रहा है, इसीलिए आई की वैल्यू 2.90 आई है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, चलो ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पाई बराबर बेटा क्या होता है, IMRT। समझ आ रहा है बच्चों। तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी बच्चों, 2.90 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 0.1, आर की वैल्यू 0.082 इंटू टी की वैल्यू 300, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट मरा, 2 0 मरे, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 29, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 29 हो गया, और ये इंटू 0.082 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करा लो बेटा, 3 2 = 6, 3 8 = 24, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 0.246 इंटू 29, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दो इसको, 246 मल्टीप्लाइड बाय 29, 9 6 = 54, तो 4 5 9 4 = 36, 5 41, 1 4 9 2 = 18 और 4 22, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 = 12, 2 1 2 4 = 8 और 1 9 2 2 = 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 2 1 3 9 2 11 1 2 4 2 6 और 7 7 1 3 4, कितना आया बच्चों 7 1 3 4, पॉइंट कितने के बाद 7.314, बेटा यही हमारा राइट आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा, 7.134। एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, छाप लो बेटा,
छाप लिया, छाप लिया, हटा दें, हटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है इन अ सॉल्यूशन 0.5 ग्राम ऑफ KCl dissolved in 100 gram of water, then water freezes at -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जब KCl को मैंने मिलाया तो वाटर फ्रीज हो रहा है 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माइनस में, वैसे कितने पे होता है? 0 पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। बेटा आयोनाइजेशन का परसेंटेज निकालना है। तो इन अ सॉल्यूशन 0.5 ग्राम ऑफ KCl आया, वांट ऑफ फैक्टर आया। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए 0.5 ग्राम यानी सोल्यूट की क्वांटिटी बच्चों कितनी है? 0.5 ग्राम। KCl डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बच्चों कितनी है? 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। वाटर फ्रीजेज एट -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मिला दिया गया तब वो वाटर, पहले वाटर प्योर था, तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी बच्चों हमें क्या पता है? TF की वैल्यू हमें पहले से पता है, TF नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो पता है बच्चों? यहाँ पे बेटा KF की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये फिक्स ही होती है वाटर के लिए। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, जब हमने मिला दिया तो TF की वैल्यू बच्चों कितनी आई KCl मिलाने पे? -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कुछ दिया है बेटा? और कुछ KF की वैल्यू पता है बच्चों? 1.86। निकालना क्या है? आयनाइजेशन परसेंटेज, यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी। कितना परसेंट आयनाइजेशन, समझ में आ रहा? कितना परसेंट डिसोसिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें क्या करना है? यहाँ पे KF की वैल्यू निकालनी है। तो पहले डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है बच्चों? TF नॉट माइनस TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू बच्चों कितनी है? TF नॉट की वैल्यू कितनी बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस TF की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आ गया बच्चों सॉल्यूशन का डेल्टा TF। अब हमें क्या करना है? अब हम अगर कहीं हम मोलर मास निकाल लें। देखो बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमारा दिमाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमने डेल्टा TF की वैल्यू आसानी से निकाल ली, मुझे इतना कंटेंट पता है। हमें निकालना क्या है? अल्फा की वैल्यू। तो भाई अल्फा और आई का रिलेशन क्या होता था भाई? आई इज इक्वल टू होता था 1 माइनस अल्फा प्लस का n अल्फा। बोलो बच्चों यही होता था। तो यहाँ से पहले मुझे आई की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। आई की वैल्यू पता हो जाएगी, अल्फा अपने आप पता हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो मुझे पता है। तो पहले मुझे आई निकालना है। तो आई के लिए बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आई के लिए, आई का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था? आई के वाला ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें अल्फा नहीं पता, अल्फा ही तो निकालना है। आई का फॉर्मूला और कोई मैंने पढ़ा था? आई का फॉर्मूला एक पढ़ा था, नॉर्मल मोलर मास। सर याद आ गया, अपान एब, आप सर छोड़ दीजिए, आप तो कर लेंगे। एब नॉर्मल मोलर मास, तो नॉर्मल एब नॉर्मल निकाल लेते हैं, वहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मुझे एब नॉर्मल मोलर मास पता होना चाहिए। तो एब नॉर्मल के लिए मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। बोलो भाई यही आता था? यही आता था। अच्छा, तो MA की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? KF
1.86 इंटू WA कितना है बच्चों 0.5 इंटू 1000 अपॉन MA की वैल्यू कितनी बच्चों निकालना था तो MA इधर कर दिया। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे 0.24 इंटू WB की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो इससे ये मरा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, 0 से कुछ मरा 0 मरा। ठीक है, अब देखो बेटा 3 से 3 6 जा 18 3 2 जा 6 तो यहाँ 3 8 जा 24। ठीक है, तो 2 से ये 31 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 5 जा कितना होता है बच्चों 31 5 जा कितना होता है 5 1 जा 5 5 3 जा 15। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। हाँ, नीचे आ जाएगा 4 तो 4 3 जा 12 2 25 4 6 जा 24। अच्छा 35 हो जाएगा तो 4 8 जा 32.3 तो 30 हो गया। 4 8 जा 4 7 जा 28 2 बचा 5 38.75 कितना आ गया बच्चों 38.75। ये तो मुझे मिल गया MA की वैल्यू। अब देखो बच्चों ये तुम्हें एबनॉर्मल मोलर मास, तो एबनॉर्मल मोलर मास कितना आया बच्चों जो हमें ऑब्जर्व हुआ है वो 38.75 आया। और जो बेटा नॉर्मल मोलर मास जो तुमने डाला था जो बेटा थ्योरेटिकल था वो कितना हो जाएगा बेटा, क्या कौन सा था KCl K का बेटा 39 प्लस CL का 35.5 तो बच्चों कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 0.5 95 14 4 1331 और 74.5। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को। तो यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। पता था ना नॉर्मल कितना है बच्चों 74.5 अपॉन एबनॉर्मल कितना है 38.75। इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर लेना 1.92 आएगी। ठीक है, I की वैल्यू 1.92। ठीक है, अब क्या करना है I की वैल्यू बच्चों पुट कर दो। तो सबसे पहले KCl की वैल्यू देखते हैं KCl के लिए। तो KCl जो होता है वो बेटा टूटता है K प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ कितना है यहाँ पूरे 2 मोल मिल रहे हैं ना। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था I की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, n कितने थे 2 तो 2 अल्फ़ा। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस 1 यानी अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे I कितना है बच्चों 1.92 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.92%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेटा 0.92 को हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 92%। समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जल्दी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बेटा। और ये जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन में आया 2017 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन decreases when freezing point of benzene decreases 0.45 degree centigrade if 0.2 gram of acetic acid CH3COOH added to 20 gram of benzene। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ एसिटिक
एसिटिक एसिड associates to form a dimer in benzene, what will be the percentage association of CH3COOH इन बेंजीन। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं बेटा, इसको जल्दी से देखते हैं। तो KF की वैल्यू बेटा, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो जल्दी से। I की वैल्यू कितनी है 0.527 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से 1 को उधर भेज दो, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 से 1 14 4 1 से माइनस हो जाएगा बेटा, तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.527। ठीक है, तो 1 से बेटा माइनस कर दो फटाक से 27 को, तो 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा 3, फिर 9 माइनस 2 7, फिर 4 10 माइनस 5 5.0। ठीक है, नाइन माइनस 5 यहाँ 4 बचेगा 473। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 0.473, क्या आ गया अल्फा बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6 2 7 जा 14 4 1 2 4 जा 8 और 9। ठीक है, तो आ जाएगा 0.946। तो ये आ गया बेटा अल्फा की वैल्यू। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 94.6%। बहुत सही बेटा, IIT JEE का क्वेश्चन था जो 94.6% आंसर आ रहा है। इसके 3 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 बेटा 94.6%, ऑप्शन नंबर 2 74.6%, ऑप्शन नंबर 3 64.4% और ऑप्शन नंबर 4 80.4%। तो इसमें सही ऑप्शन 94.6%। एनी प्रॉब्लम बेटा, सॉल्व हो जाए। हाँ, तो सबको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे IIT नीट के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, और वो बहुत यूजफुल लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें 1/2 फैक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।